तो बात यह है कि भाई दो दो तीन तीन बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आ रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बार पढ़ने पर भी समझ नहीं आ रहा। चलो आज देखते हैं। ये पद तो अपने पढ़ रखा है, ये पढ़े, ये पढ़ा, ये पढ़ लेते हैं लक्षण वाला। आज देखते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं कि क्या समझ नहीं आता इसमें। पहली बार पढ़ रहा हूँ, देखता हूँ क्या कितना समझ आता है, कितना समझ नहीं आता। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लक्ष्मण के पुरी खान क्यों पुरुषार्थ सो न कहो परई, वेश बनाई क्यों बनी तान को, देखत केशव हो हरई। कूर कुठार निहारी तजे फल, ताको है जो है जरई। आजू ते केवल तोकू महाधिक, छत्रिनी पे जो दया कराई। अब मेरे को अभी समझ नहीं आया ये क्या है, बस ये है थोड़ा लक्ष्मण के बारे में कुछ ऐसा हो रहा है। चलो अब इसका प्रसंग पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। प्रसंग: प्रस्तुत अवतरण केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका में वर्णित राम परशुराम संवाद से अवतरित है। अब राम परशुराम संवाद सुनते ही मुझे याद आ गया रामायण, जो कि मैंने बचपन में देखी थी। अब जो लोग रामायण नहीं देखते तो भाई उनके लिए एक बहुत बेकार बात हो गई। अब रामायण देखते ना तो आधी चीज़ समझ आ जाती। शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो उठे हैं और महाकवि केशव ने बताया है कि, ये पहले बता दिया प्रसंग में भी किस चीज़ के बारे में पद्यांश है। इसी तरह प्रशंस लिखना है। प्रशंस में अपना फॉर्मेट था ये वाला, याद हो तो। इसमें यही लिखना है, शुरुआत में यहाँ कवि का नाम, उसके बाद में ये फॉर्मेट लिखने के बाद यहाँ कवि का नाम, और उसके बाद में इसमें यही लिखना है प्रसंग में कि ये किस पद किसके बारे में। ठीक है, आगे आ चलते हैं। व्याख्या पढ़ते हैं। जो लक्ष्मण ने परशुराम को माता का वध करने वाला कहा और उसका उसी बहाने उपहास किया तो परशुराम जी क्रोधित से भर उठे और कहने लगे। ठकुरा के प्रति परशुराम जी कहते हैं, अब देख तो कुछ चीज़ देखो। ठकुरा आया ना, सब सेम सेम। लक्ष्मण के बारे में आ गया। चलो दो शब्द तो मिल गए। लक्ष्मण के पुरखों ने, पुरखान शायद यहाँ पे कहीं लिखा था ना, पुरखनिया, पुरी खान। लक्ष्मण के पुरखों ने जो पुरुषार्थ किया है, पुरुषार्थ शब्द मिल रहे हैं, पुरुषार्थ किया है, वह कहाँ नहीं जा सकता। अपना रूप बदलकर स्त्रियों का सा रूप कर लिया, जिसे देखकर मन मोहित होता है। हे क्रूकर्मा कुठार फिर से आ गया। क्रूकर्मा, शायद क्रूकर्मा वैसे कुछ शब्द था यहाँ पे। ये रन क्रूकर्मा कुठार, उन्हीं स्त्री वेशधारी क्षत्रियों को देखकर भी जो तूने छोड़ दिया, उसी का यह फल है जो इस समय जी जलता है। हे बंधु, आज से तुझको महाधिक्कार है, जो तू क्षत्रियों पर दया करे, अर्थात जैसे उसको स्त्री वेश में देखकर छोड़ दिया, वैसे ही इनको बाल वेश में देखकर भी छोड़ दे तो तुझे धिक्कार है। अब मेरे को समझ आ गया ये क्या कह रहा था। इसमें प्रमुख अलंकार द्रष्टव्य है। परशुराम के भय से पूर्व में क्षत्रियों ने नारी वेश बना लिया था, इसी से परशुराम के परशु से बच निकले थे, यहाँ उसी का उल्लेख है। अब मेरे को पता है, अब इस व्याख्या से मेरे को समझ नहीं आया, बस मेरे को इतना पता चल गया कि किसके बारे में है। अब मेरे को मैंने रामायण देखी तो मेरे को पता है कि ये बता रहे हैं, इसमें यह बताया है कि जब परशुराम ने, याद हो तो, 3 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन किया था, यानी कि राजाओं को सबको मारा था 3 बार। तब अब इसमें ये कह रहा जा रहा है कि उस समय राजाओं ने स्त्री का वेश बदल लिया था परशुराम से बचने के लिए। वो बात है जो कि लक्ष्मण कह रहा है कि परशुराम से, कि उस समय कि स्त्रियों ने, मतलब राजाओं ने स्त्रियों का रूप धारण कर लिया था और तुमने स्त्रियों समझकर उनके छोड़ दिया था, उसी का आज ये परिणाम है। और तुम अब मुझे बालक समझकर छोड़ रहे हो, तो ये भी तुम्हारे ऊपर धिक्कार है, ऐसा इसमें लिख रहा है। अब मैंने एक बार पढ़ा और मेरे समझ आ गया कि ये लक्ष्मण के परशुराम के विवाद के बारे में है। और इतना भी पता लग गया कि भाई लक्ष्मण और परशुराम केशवदास ऐसा कुछ आया, तो ये भाई साहब केशवदास की रचित है। लो भाई, अब बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया। मैंने एक बार पढ़ा, अब मेरे को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अब मैं जब भी परीक्षा में आएगा ना, ये भाई लक्ष्मण के पुरखान यानी पुरखो यानी क्षत्रिय, क्यों? अब मेरे को इस व्याख्या से ये चीज़ याद नहीं हुई। मैंने रामायण देखी इसलिए मेरे को याद हो गई। व्याख्या से इतना पता लग गया कि इस पद में किस चीज़ के बारे में कहा गया। अब परीक्षा में पता गया तो एक पन्ना तो मैं मेरे हिसाब से पढ़ सकता हूँ और आगे काम अपना फॉर्मेट कर देगा। तो अब बताओ, अब क्या चीज़ समझ नहीं आई। और अगर इसी को मैं दोबारा पढ़ता हूँ तो इस व्याख्या आधे से ज़्यादा इतनी सी व्याख्या है।
व्याख्या को याद मत करो, व्याख्या को समझने की कोशिश करो कि व्याख्या में कह क्या रहा है। एक और पढ़ते हैं, आज ये देख लेते हैं कि भाई पढ़ने से याद क्यों नहीं होता। यही बात है ना कि भाई पढ़ते हैं तो याद नहीं होता, भाई क्यों याद नहीं होता। मैंने ये पढ़ा था शुरुआत में, जिसकी 2 लाइन पढ़ी थी बस, ये पीला प्लस कर रहा है इतना सब, इसमें ये लिख रहा था भाई सरस्वती की उदारता का वर्णन, अर्थात संसार में ऐसा प्रतिभाशाली कोई नहीं है जो माँ सरस्वती की महिमा कर सके। बस इतना ही पढ़ा था शुरू से, जितनी बार भी मैंने इस पद्यांश को उदाहरण के लिए लिया है हमेशा सिर्फ इतना ही पढ़ा है। और मैं अब भी बोलता हूँ इसमें बस सरस्वती माता की महानता के बारे में बताया गया है। देख लो अगर पूरा पढ़े भी तो भी शायद यही लिख रखा है हर जगह ही। वर्तमान में लोग अपनी पूर्ण बुद्धि से कर रहे हैं और भविष्य में भी इसी संसार करते रहेंगे, परंतु फिर भी इसके गुणों का पूर्णतः वर्णन संभव नहीं हो सकता। वही बात आ रही है सरस्वती माता के वर्णनों का, या फिर महानता का पूर्ण वर्णन कोई नहीं कर सकता, यही चीज़ है बस। पर मेरे को पता लग गया ना, बना जगरानी उदारते बखियानी, ऐसी मती काहों को उधरानी। अभी 2 लाइन समझ आ गई मेरे। अब मेरे को याद आएगा अगर ये 2 लाइन पेपर में आती हैं किसी पद में तो मैं समझ जाऊँगा कि सरस्वती माता के बारे में खूब लिख रहे देवती प्रसिद्ध। और यहाँ तक केशवदास नाम भी आ रहा है, क्या समझ नहीं आता। इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे चढ़ाऊँगा, वहाँ से देख लेना। तो चलो एक बार ये पढ़ के और देखते हैं। जिन्हें पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सूरतरु की मधु सिंधु में लस्ती सपल्लव डार। वैसे मेरी हिंदी में मैं खुद जानता हूँ पर मेरी शुद्ध हिंदी नहीं है, मैं लिखता शुद्ध नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हिंदी तो बताओ इतना कुछ कर लेता हूँ यार। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ रीति काल के प्रसिद्ध महाकवि। देखो अब ये अपना फॉर्मेट वाला ही डायलॉग्स आ गया। प्रस्तुत पंक्तियाँ रीति काल के प्रसिद्ध महाकवि बिहारी द्वारा रचित। बिहारी यानी ये झिन्नी पटे झुलमुनी यानी ऐसा कुछ आया तो भाई समझ लो भाई महाकवि बिहारी द्वारा रचित है। बिहारी सत्संग से अवतरित है। अब इतना तो अपने को पता नहीं बिहारी सत्संग से अवतरित है, इसलिए मैंने फॉर्मेट में नहीं लिखा था कि किस चीज़ से अवतरित है, इसके बारे में लिखना। बिहारी प्रसिद्ध श्रृंगार कवि हैं। यद्यपि बिहारी ने अपनी सत्सई में विविध विषयों पर रचना की है, श्रृंगार भक्ति नीति उसका अधिक बल रहा है। इस पद में नायिका के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अच्छा, तो इसमें नायिका के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया गया। चलो व्याख्या पढ़ते हैं फिर बिल्कुल समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है। इस दोहे में महाकवि बिहारी नारायण के रूप में सौंदर्य का प्रभाव अंकन करते हुए कहते हैं कि नायिका का वशु शरीर सौंदर्य के कारण देदीप्यमान है। उसने अपने बदन पर जो झीने यानी पतले वस्त्र वाली साड़ी पहन रखी है, उसे शरीर के प्रत्येक अंग की ज्योति कभी झलकती है तो कभी छिप जाती है। अभिप्राय यह है कि नायिका का शरीर अत्यंत सुंदर चमत्कार में आकर्षक है। उसके द्वारा पहनी गई झीनी साड़ी उसके सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा रही है। साड़ी में से नायिका का शरीर कभी झलकता है तो कभी छिप जाता है। उसी का यह अपार शोभ इतना सुंदर लगता है कि मानो सागर के श्वेत जल में कल्पतरु की कोई शाखा अपने पल्लव के साथ शोभित हो रही है। अब मेरे को समझ आ गया, ये झिनी पटे में झुलमुनी झलकती ओप अपार, झलकती यानी दिखना। अब एक शब्द हिंदी के यहाँ बचपन से याद है इसलिए समझ आ जाता है, झलकती यानी दिखना। सरतरु की मुनि सिंधु में सिंधु नदी वाली बात आ गई है, सिंधु नदी की वाली बात आ गई। लसित पल्लव डार, अभी लसित पल्लव तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे को इतना पता लग गया ये झुलमुटी या फिर झन्नी पटे ऐसा कुछ आया तो मैं समझ गया कि ये कोई नायिका की सुंदरता के बारे में बात हो रही है। बस अब लिखते जाओ। अब बताओ क्या समझ नहीं खाया। भाई आपको पता लग गया झिन्नी पटे झुलमुनी आया तो भाई किसी भी स्त्री की सुंदरता के बारे में बात हो रही है। उसके कपड़े ऐसे हैं कि बहुत पतले कपड़े हैं, कभी बदन दिखता है कभी बदन छुपता है, और इतना सौंदर्य रूप है कि जैसे सागर की नदी हो, ऐसे कुछ भी लिख दो यार। अब तो समझ की बात है, बस एक बार समझ आ गया और पता लग गया बिहारी की है ये। हाँ मानता हूँ कि शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होगी, पर एक बार मैं इसलिए तो बोला था कि एक बार इनको वैसे पढ़ लो फिर दूसरी बार थोड़ा समझ के पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाती हैं। तो यार क्या याद नहीं होता। दूसरे ये ले लो, दूसरी चीज़ में पद्यांश का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पद्यांश तो इतनी यूज होती है, इनकी व्याख्या करने में कोई दिक्कत ही नहीं है कि बस इसकी व्याख्या को पढ़ो एक बार, फिर बहुत ईजी होता है क्योंकि ये सब हिंदी में लिखते हैं। प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। कभी यहाँ पे कहना, अब मैंने पढ़ा नहीं है क्या है, चलो छोड़ो, मैं एक बार आँख बंद करके घुमाता हूँ कुछ भी, कोई सभी एक निकल जाता है। ये चलो ये निकल गया, देख लेते हैं इसको। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये तो पहले वाले आ गया। आप बोलोगे यार तूने अवश्य पहले पढ़ लिया होगा। चलो ये ले लेते हैं। राजनीति दस्यु तम शार्थ न करो, कलिव श्री कृष्ण ने अर्जुन को कलविन किस लिए कहा, जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की
अकगमिनी बनाने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं। व्याख्या पढ़नी पड़ेगी एक बार तो तभी समझ आएगा, और अगर बिल्कुल समझ ना खाए तो वही बात है, फॉर्मेट में से यहाँ से शुरू कर दो, इसी को लिखना डायरेक्ट। ये बात हो गई, बोलते बोलते थक गया। अब बताओ भाई क्या समझने का। अब देखो आज हो गई 4 तारीख, कल हो जाएगी 5, 6, 7, 3 दिन बचे। 8 तारीख को पेपर है 2:30 बजे, 2:30 बजे नहीं, आधा दिन ये और बच रहा 8 तारीख का, 3 दिन है। अब रात को भी अगर 10 इसमें पढ़ते हो ना, 10, 70 पर जा रहे हैं, 2 घंटे का काम है। क्या दिक्कत आ रही है, एक बार पढ़ने पर समझ आ जाता है। अब जैसे मैं दोबारा में ये झट चटनी आगा, झनी पटे झुलमुनी, अब आ गया तो मैं समझ गया कि हाँ भाई ये स्त्री की सुंदरता के बारे में। ये आ गया लक्ष्मण के पुरखान के, यानी लक्ष्मण के पुरखान कुठारी निहार, यानी समझ आ गया परशुराम और लक्ष्मण की वार्तालाप का है कि उस समय क्षत्रिय स्त्री का रूप धारण कर लिए थे, वो वाली बात है। क्यों? क्योंकि रामायण देखिए, और आजकल के छोरे खां देखे रामायण, उन्होंने तो बाबू सोना देखना। रातन को है ना फ़ोन चलाओ बंद कर दो, फड़वो शुरू कर दो। 10 बजे तक 11 बजे तक को बहुत टाइम है, रात को सही ढंग से फड़ा का मैं तो गलो ही थको क्या था कहता। एक बात और ये पीछा का क्वेश्चन पढ़ लो यार, कुछ ना हो, आराम से पढ़ो, थोड़ा सब टेंशन को थोड़ी देर दूर रखो, फिर पढ़ो आराम से। 32 क्वेश्चन ये जरा सा है, बाद में ये छोटा छोटा क्वेश्चन, ये कितना है 20 क्वेश्चन, ये छोटा छोटा सा। बड़ा ना पढ़ पा रहे तुम तो मत पढ़ो, की जा रही है। लैंग्वेज को तो भाई मैं ऐसे ही, लैंग्वेज है मेरी, ठीक है, बुरा मत मानियो, कोई को बुरा लग जाए तो पहले ही बोल दो। ये लघुरात्मक प्रश्न है, 20 एक क्वेश्चन है, इनको पढ़ लो, समझ आ जाएगा। कोई क्वेश्चन आ गया गलती से मिल जाएगा नंबर, वैसे तो नंबर तो यही दिला देगा बहुत है। ये ब्रह्मास्त्र या लबे तैयार किए मैंने, ब्रह्मास्त्र या पद और गद के लिए। एक बात और बोल दूँ भाई, जो को लगा कि अब बेकार है भाई मत करियो कुछ भी, ठीक है। एक बात और बोल दूँ भाई, जैसे मैंने तरीक़ा बताया वैसा पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, कुछ ज़रूरी ना है। बाद में कहीं तुम यूँ बोला कि भाई तुमने जैसे कि वैसे पढ़े, हम तो फेल हो गया। देखो भाई मैं गारंटी ना लूँ कि मैंने पहले बहुत हेल्प कर गारंटी ले रखी, और मुझे पता है मेरे को काय मिले बदला में। ये अब मेरे को की गारंटी ना लूँ, हेल्प कर देता हूँ, और हेल्प करिए तो दिल से करिए, ऐसे ना करिए। या मैंने 50 बार पहले यूट्यूब पर देखे कौन सा तरीका से, फिर एक एक शब्द को छाँट मेन शब्द, सुंदर शब्दों में उजागर शब्द लिया है, उजागर नहीं तो ये भी लगे डायरेक्ट कि सुंदर शब्द में प्रस्तुत किया है, बस इतना से पर उजागर करने की कोशिश की गई है तथा बड़े ही सुंदर शब्दों में मात्र निम्न कुछ पंक्तियों द्वारा। ये बस बातों को घुमाने की बात है, घुमाने की कला है, इसे बोलते हैं कला, इसी से पन्ने भरे जाते हैं। अगर ये छोटा पढ़ रहा है तो मैं इसको और थोड़ा बड़ा लिख दूंगा, पर यह है कि एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, समझ आने की बात है। बात देखो हिंदी लिटरेचर की है, इन सीरीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। इन सीरीज़ों में तो 10 क्वेश्चन होते हैं, ये सामने वाले मत पढ़ो पूरी सीरीज़ को, ये 10 क्वेश्चनों को पढ़ लो, ठीक है। पेपर से एक बार तो ये 10 क्वेश्चनों को पूरा वैसे पढ़ लो, सेकंड टाइम इनके टॉपिक पढ़ लो। चलो इसकी बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो ये अपनी सीरीज चल रही है। तो अब समझ आ गया होगा यार, एक बार पढ़ के देखो, आराम से पढ़ा खा जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 75 है, 75 ना पढ़ो तो थोड़े बहुत तो पढ़ लो, जितना हो सके उतना, ठीक है, कोशिश करो। और वही बात दोबारा बोल देता हूँ, जिसको समझ आ रहा है ठीक है, और जो नहीं पढ़ना चाहता ऐसे मैं जैसे बोल रहा हूँ तो भाई देखो अपने हिसाब से पढ़ो। मैं किसी को नहीं बोल रहा कि फोर्स नहीं कर रहा कि भाई तुम ऐसे ही पढ़ो, ठीक है, क्योंकि हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को फोर्स करना गलत है।